प्राइम मिनिस्टर का रोल कहाँ पे होता है? देखो, दो टाइप की गवर्नमेंट होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा होता है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट उसका हेड होता है। लेकिन जब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जैसे कि इंडिया में है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर है, उसका हेड है उस गवर्नमेंट में। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर देश में ही पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हेड है उसका नाम ही प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं इंडिया के संदर्भ में अब बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का मैंने रोल लिया है। फिर आ जाता है कि जब हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे इसमें दो तीन चीजें और आएगी जो कि इसके साथ में लिंक होगी। देखो, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और यहाँ पे इसके अंदर है वो है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका जिक्र है संविधान में, कैबिनेट का जिक्र नहीं है। एक जगह, एक तो इमरजेंसी में और फिर लोकपाल जो बिल बना उसमें है। तो कैबिनेट होती है एक्चुअल में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें से कुछ जो सीनियर बंदे होते हैं, कुछ एक स्पेशल टीम बनाई जाती है, मेन मंत्री होते हैं, उसको कैबिनेट बोलते हैं। और उस कैबिनेट की ही मीटिंग आमतौर पे होती है जहाँ डिसीजन लिए जाते हैं, और काउंसिल मिनिस्टर को उसमें हाँ मिलानी होती है। कहने का मतलब है कि लेती कैबिनेट डिसीजन है और बिहाफ ऑफ काउंसिल होती है वो, और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं। उस मीटिंग को हेड करते हैं, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में जो चीजें चल रही होती है कि देश को किस दिशा में ले जाना है, कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे, कौन सी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट होगी, वो सारे जो कैबिनेट है वहां पे डिस्कशन होते हैं और वो उस पर मोहर लगाते हैं। अगर उस कैबिनेट से, यहाँ तक कि आप इनको इस रूप में बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से अगर कोई सहमत नहीं है तो उसको रिजाइन करना पड़ सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि इस कैबिनेट में या काउंसिल मिनिस्टर को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं काउंसिल मिनिस्टर को, इसके बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में प्राइम मिनिस्टर है, वो कड़ी का काम करते हैं कि इनकी इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है प्रेसिडेंट को देते हैं, या प्रेसिडेंट है उनसे इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर है इस जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है इसका, उसका हेड होता है। मतलब कि सरकार का मुखिया है वो प्राइम मिनिस्टर हो रहा है। और क्योंकि अब पूरा ये एग्जीक्यूटिव था, अब इसका हेड कौन हुआ? प्रेसिडेंट। तो देश का हेड तो प्रेसिडेंट है, या इनफैक्ट जो एग्जीक्यूटिव को चला रहा है डेफिनेटली वो है प्राइम मिनिस्टर, रियल एग्जीक्यूटिव। लेकिन नॉमिनली तौर पे जो सिंबॉलिक हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख लेते हैं अभी कि ही इज प्राइमस इंटरफेयर्स। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या है कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स, इसका मतलब ये होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। काउंसिल मिनिस्टर में सारी सबकी पोजीशन है वो इक्वल है संविधान में, और उसमें जो हेड है इज द हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसका हेड होगा। ये प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स और डाइज, होल काउंसिल मिनिस्टर कोलैप्सेस। अगर अब हेड है, सरकार उसके नाम से होती है, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं या डेथ होती है तो सारे के जो सारे मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद है वो गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी और नए सिरे से होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो सारे के सारे, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो हुआ क्या कि सरकार वो एकदम गिर गई, क्योंकि अब मुखिया ही नहीं रहा। और राजीव गांधी, और उस टाइम में ज्ञानी जैल सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो विदेश गए हुए थे। देश है बिना प्राइम मिनिस्टर के नहीं चल सकता एक दिन भी। तो होगा क्या, जब लैंड किया विदेश में ज्ञानी जैल सिंह ने, उसी टाइम उनको पता चला कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है, तो वापस आते हैं उसी टाइम में। और वापस आते हैं एयरपोर्ट से सीधा, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तब तक क्या है कि ये फैसला हो जाता है कि राजीव गांधी को शपथ दिलाई जाएगी, राजीव गांधी है अब नई सरकार बनाएंगे, ये फैसला हो जाता है आनंद फानंद में। और वो राष्ट्रपति, जब वो हाउस में राष्ट्रपति भवन में पहुंचते हैं, उस साइड से दूसरी तरफ राजीव गांधी पहुंचते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं। और राजीव गांधी फिर अपनी नई मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। इस तरह से आप देखिए कि एक बंदा नहीं है तो एक दूसरा बंदा इमीडिएट आता है और वो अपनी सरकार बना लेता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर का इतना इंपॉर्टेंट है, या संविधान में प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस इतनी है, इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप बोल सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर रिजाइन और डाइज, होल काउंसिल मिनिस्टर कोलैप्सेस। दूसरा है
प्राइम मिनिस्टर शैल बी, देखो ये जिक्र कहाँ पे है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है वर्ड कहीं पे भी, ये ध्यान में रखना। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा मिलेगा आपको प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय पीपल। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, और अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट द्वारा। प्रेसिडेंट भी इलेक्ट नहीं करता। क्या प्रेसिडेंट है हर बंदे को किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है? प्रेसिडेंट को ये देखा जाएगा, प्रेसिडेंट ये देखते हैं कि जो मेजोरिटी पार्टी है जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा में, न कि राज्यसभा में, उस या कोएलिशन, वो कौन होंगे जो कि सरकार बना सकते हैं, बहुमत साबित कर सकते हैं, उनको वो बुलाते हैं। और ये विवेकाधीन पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की। और बाकी जो मंत्री होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, किसकी सलाह पे? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। तो प्राइम मिनिस्टर का भी यहाँ पे भी काफी ज्यादा रोल आ जाता है। ही शुड बी क्वालिफाइड टू गेट, क्वालिफिकेशन क्या है इस प्राइम मिनिस्टर की? क्या कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या कोई मैक्सिमम एज है? वो भी नहीं है मैक्सिमम एज, से वो 100 साल का हो तो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। क्या मिनिमम एज है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर क्या हो सकता है? और क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बी क्वालिफाइड टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा या लोकसभा का पात्र हो तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मिनिमम एज कितनी हुई? मिनिमम एज हुई एक प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 ईयर्स। राष्ट्रपति के लिए थी 35 साल, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल, लेकिन प्रधानमंत्री 25 साल का भी बन सकता है, बशर्ते वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बनने के लायक हो। अब आ जाता है टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल के लिए प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता है? देखो देखने में ऐसा लगेगा 5 साल, लेकिन एक्चुअली लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, मंत्री होते हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति के विवेक पे होता है, राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार होता है। टेक्निकली है ये बात, हालांकि जब तक कि वो सत्ता में लोकसभा में उसकी मेजोरिटी है तब तक वो रह सकते हैं, और अगर वो मेजोरिटी लूज कर देते हैं, लॉसेस इन मेजोरिटी सपोर्ट, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, वरना उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर का कितना कार्यकाल होता है? आंसर क्या होगा? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर ये आ जाए, ये ऑप्शन ही ना हो, तो 5 साल आ जाए तो फिर आपको वो लिखना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री है वो एक बार से ज्यादा बन सकते हैं? डेफिनेटली बन सकते हैं। मनमोहन सिंह को भी देखा होगा आपने, इंदिरा गांधी को देखा होगा, जवाहरलाल नेहरू को देखा होगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ पीएम, अगर हम बात करें काउंसिल मिनिस्टर के संदर्भ में, पार्लियामेंट के संदर्भ में और प्रेसिडेंट के संदर्भ में, तो पावर क्या है प्राइम मिनिस्टर की? ए कि अगर हम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी मीटिंग की प्रेजाइडिंग कौन करेगा? वो करेगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर विदेश चले जाते हैं, दूसरे नंबर पे होते हैं, आमतौर पे होम मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करके जाते हैं, तो वो फिर मीटिंग लेते हैं। ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ही गाइड्स, इंस्ट्रक्ट, इनकरेजेस, एडवाइजेस एंड वार्न हिज मिनिस्टर्स, मतलब कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, मंत्रियों को सलाह देते हैं, मंत्रियों को हौसला बढ़ाते हैं, मंत्रियों को डायरेक्शन देते हैं, और अगर कोई मंत्री नहीं माने तो उनको ये भी बोल सकते हैं भैया रिजाइन करो। वो अगर डेथ हो जाती है तो सारे मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर है वो कोलैप्स हो जाएगी। फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, अपॉइंट डिप्लोमेटिक मिशन को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल का मतलब अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करते हैं। हालांकि जो राजदूत और एम्बेसडर उनके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पे? तो इसका मतलब सलाह देना है, कंट्रोल करने के बराबर हुआ। अच्छा, एक चीज और आती है कि क्वेश्चन ये आए कि प्राइम मिनिस्टर किसके प्रति जवाबदेही है? ही इज रिस्पॉन्सिबल टू, तो आंसर क्या होगा? लोकसभा। या काउंसिल मिनिस्टर के प्रति किसके प्रति जवाबदेही है? लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा में ही बहुमत साबित करना होता है, और अगर मेजोरिटी लोकसभा में लूज हो जाती है, नहीं रहती है मेजोरिटी, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। कई बार ये आ जाता है ऑप्शन में कि लोकसभा दिया नहीं होता और पार्लियामेंट दिया, तो आंसर क्या होगा? फिर आपका पार्लियामेंट होगा। तो ये भी आपको 2-3 टेक्निकलिटी ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन ऑप्शन में ये भी होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, ये बात करेक्ट नहीं है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लेजिस्लेचर, मतलब कि जहाँ पे बहुमत साबित करना होता है वहां पे होती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में अगर बात करें तो एक तो मंत्रियों को अपॉइंट करता है, अपॉइंट करने के लिए सलाह देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और फिर जो पोर्टफोलियो होते हैं, विभाग होते हैं, कोई वित्त मंत्री बनेगा, रक्षा मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर उनको एलोकेट करते हैं। अगर मंत्रियों में कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छा नहीं कर रहा है, रीशफलिंग करनी है ताकि राइट पर्सन को राइट जॉब दी जा सके, तो वो भी करते हैं।
कोऑर्डिनेशन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है कौन से वाला परमानेंट एग्जीक्यूटिव, उनका हेड भी प्राइम मिनिस्टर होता है। He can ask a minister to resign or advise the president to dismiss in case of different opinion। अगर कोई मंत्री सहमत नहीं है मंत्री परिषद से, कैबिनेट से या प्राइम मिनिस्टर से, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। या तो वो माने बात या फिर वो रिजाइन कर दे। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई काम करे। वरना क्या है कि वो डिसमिस किया जा सकता है, या तो रिजाइन करे या फिर प्रेसिडेंट को सलाह दी जा सकती है प्रधानमंत्री द्वारा कि उनको डिसमिस किया जाए। पार्लियामेंट के सदन में बोला जाए तो पीएम इज द लीडर ऑफ लोअर हाउस। देखो यहाँ पे जो वर्ड है लीडर ऑफ द लोअर हाउस, ये क्या है कि इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि पीएम होता है वो लोकसभा से चुनकर आता है, लोकसभा का मेंबर होता है। लेकिन कुछ एक पीएम है जैसे कि हमने इंदिरा गांधी है या फिर मनमोहन सिंह है, वो राज्यसभा के थे। तो क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है लोकसभा को, और जब लोकसभा का मेंबर ही नहीं है वो, तो उस केस में फिर वो लीडर ऑफ द हाउस किसका होगा, राज्यसभा का होगा। वरना क्या है कि वो लीडर ऑफ द लोअर हाउस होगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी होगी दोनों। जनरल केसेस में लीडर ऑफ द लोअर हाउस है वो पीएम होते हैं। अगर पीएम उसका मेंबर नहीं है तो राज्यसभा का होगा। और अगर मान लो राज्यसभा का कोई प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो मेंबर नहीं है लोकसभा, तो क्या होगा फिर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर किसी को अपॉइंट करेंगे उसी पार्टी में या सरकार में से सीनियर को, जो कि लीडर ऑफ लोकसभा कहलाएगा। He advises the president with regard to summoning and proroguing of the session of parliament। सत्र बुलाना है पार्लियामेंट का, तो उस तरह के केसेस में सत्र कब बुलाया जाए, उनमें डिस्कशन क्या हो, बिल कौन से पेश किए जाए, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस की जाती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। He can ask president for dissolution of लोकसभा at any time। अगर लोकसभा में बहुमत हो तो, बहुमत हो तो की बात है, न हो तो की बात नहीं है। अगर बहुमत हो तो इसका मतलब वो मेजोरिटी उस लोकसभा में उनको विश्वास मत हासिल है। ऐसे केसेस में कई बार ऐसे होता है कि सरकार को वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन कराकर, इन्वायरमेंट फेवरेबल है तो नया इलेक्शन करवाया जाए। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया था, जब उनके 4.5 साल के आसपास हो गए थे, उनको लगता था कि अब माहौल आपके पक्ष में है और जीत हो सकती है, इसलिए इसको बुलाया जाए। तो हुआ उल्टा, इसके यह अलग बात है, लेकिन उन्होंने लोकसभा भंग करवा दी थी। तो इस तरह के केसेस कई बार देखने को मिलते हैं कि पहले की जा सकती है। क्या अगर लोकसभा में बहुमत खो दिया जाए तो भंग की सिफारिश कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को उस टाइम में यह देखना होगा कि अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है उनकी वो बात मानने के लिए, लेकिन अगर मेजोरिटी हो तो बाध्य होता है। He announces government policies on floor of the house and sometimes also comes to the rescue of his colleague। मतलब क्या है कि सरकार की जितनी पॉलिसियां होती है, जो पॉलिसियों का बचाव होता है या पॉलिसियों के बारे में पूरी जानकारी होती है, अनाउंसमेंट होती है अंत की पार्लियामेंट में की जाती है सरकार द्वारा और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू माध्यम से आप बोल सकते हैं। अंडर हिज गाइडेंस टाइम टेबल ऑफ ईच सेशन इज डोन एंड न्यू बिल्स आर ड्राफ्टेड एंड मूव्ड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जितने भी बिल होंगे फिर वो सरकार की तरफ से जो आएंगे, प्राइम मिनिस्टर को सब पता होगा, प्राइम मिनिस्टर ही की गाइडेंस से ही आएंगे। अगर प्रेसिडेंट के संदर्भ में देखें तो आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 इसमें बैठता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के अंदर होगी, लेकिन वो प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल सीधे नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। ही हैज टू एक्सरसाइज इट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इट इज बाउंड बाय ही इज बाउंड बाय देयर एडवाइस। वो वापस तो भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन वो बाउंड है कि अगर वापस आ गई उनके पास में तो उनको साइन करने पड़ेंगे। आर्टिकल 78 है वो टेल द ड्यूटी ऑफ पीएम टू फर्निश रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी मुद्दे पे, तो वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर है वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। पीएम इनफैक्ट है एक लिंक का काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं, किसके बीच में, कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट क्या होता है, एक पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो मोटे तौर पर काउंसिल है संविधान में नाम है, COM जिसको बोल रहे हैं ऐसे, और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम करते हैं, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन इधर से उधर वो ट्रांसफर होगा।
फिर आ जाता है फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के काम क्या है एक्चुअल में, और इसके अलावा क्या क्या काम है जो हमने डिस्कस करें, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। तो एक तो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी कि वो जितने भी मंत्रियों से वो फैसले होते हैं वो बार बार कम्युनिकेट करें प्राइम मिनिस्टर के, और क्या चल रहा है वो मंत्रिपरिषद में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो प्रेसिडेंट को बताए, प्रपोजल के बारे में बताए लेजिस्लेचर में क्या होगा राष्ट्रपति को। और उसके बाद है कि इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ COM, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि किसी मंत्री ने कोई फैसला ले लिया और बवाल खड़ा हो गया कोई देश में, तो वो राष्ट्रपति के माध्यम से प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को ये बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग बुलाई जाए और उसमें वो मामला डिस्कस किया जाए, मतलब कैबिनेट में वो डिस्कस करके बताएं कि वास्तव में है क्या है मामला। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, वो हम उस लिहाज से भी पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का क्या रोल है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की ये है कि वो इस तरह के मामलों में विवाद को या एक तरफा फैसले को सुलझाने में प्रधान राष्ट्रपति की या उस मंत्री की मदद कर सकते हैं। तो ये था पूरी जानकारी। अगर कोई कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ सैलरी कितनी होती है प्राइम मिनिस्टर, सैलरी कोई ऐसा संविधान में अलग नहीं है जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की थी। सैलरी पीएम की जितनी एक लोकसभा MP की होती है, जो कि बार बार चेंज हो जाती है, चेंज होती है समय समय पर, तो लोकसभा के MP की सैलरी ही प्राइम मिनिस्टर की सैलरी होती है। इसके अलावा उनको सेमेस्टरी अलाउंस होते हैं, कुछ अलाउंसेज होते हैं, तो ये है सैलरी से रिलेटेड। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का पूरा हाउस उनको मिलता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मिलता है पूरा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब जब इसकी जरूरत पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये था प्राइम मिनिस्टर के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।